हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ IRDA। IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको अगर पूरा बोलें तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। ठीक है, ये ना इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर है, इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है। जैसे RBI बैंक को रेगुलेट करता है, सेबी शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है, और एक PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पेंशन सेक्टर को रेगुलेट करता है। पेंशन की भी बहुत सारी स्कीम्स चल रही होती हैं मार्केट में। जैसे ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट कर रहा है, तो ये इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट कर रहा है। रेगुलेटर के काम होते हैं कि कोई भी कंपनी, उस पर्टिकुलर सेक्टर की कंपनी पब्लिक के साथ चीटिंग ना करे। ठीक है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी पब्लिक के साथ चीटिंग ना करे ना, अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के चक्कर में हो सकता है गलत जो है जो अलग अलग पॉलिसी होती है वो चिपका दें कस्टमर को। ठीक है, और कोई भी इंश्योरेंस बेच रहा है बिना लाइसेंस के, तो इंश्योरेंस की कंपनी को IRDA से लाइसेंस लेना होगा। जैसे बैंक है, बैंक कस्टमर के साथ चीटिंग ना करे तो RBI इंश्योर करता है ना, RBI डंडा चलाता है अगर बैंक गड़बड़ करता है। ऐसे ही IRDA भी डंडा चलाता है इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर। ठीक है, तो बैंकिंग के लाइसेंस के लिए बैंक से अप्लाई करना पड़ता है। सेम वैसे ही शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी, कोई शेयर मार्केट में गड़बड़ ना करे कंपनी। ठीक है, तो इसमें जो फंक्शन ऑफ IRDA है, डी हमारा आंसर है। इसमें इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस जो लिखा हुआ ना, ठीक है, ये इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस कई बार लोगों को नहीं पता होता। जैसे इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, एजुकेशन इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, बहुत अलग अलग, जनरल इंश्योरेंस होता है कार और बाइक का। मान लो 1000 लोगों ने अगर इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीदी है, तो वो प्रीमियम जमा कर रहे हैं 1000 लोग, तो क्लेम तो सभी नहीं लेते। वो 1000 लोगों का पैसा इकट्ठा हो गया इंश्योरेंस कंपनी के पास, 1000 में से 30-40 लोगों ने क्लेम दिया, तो 1000 के पैसों से ही वो 30-40 को क्लेम दिया जा रहा है, और कुछ बच जाता है तो वो प्रॉफिट होता है कंपनी का। ठीक है, और उन जो 30-40 लोग हैं उनके ऊपर एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं आता है। लेकिन सोचो अगर इंश्योरेंस क्लेम 300-400 लोग करें 1000 में से, तो इंश्योरेंस कंपनी तो बर्बाद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो इंश्योरेंस कंपनी भी अपना इंश्योरेंस करवा के रखती है, उसे बोलते हैं री इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, वहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी अपना इंश्योरेंस करवा के रखती है। तो इसका आंसर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन RBI करता है। ठीक है, सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स बाय RBI क्या करता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन मेनली करता है जब RBI को लगता है कि मार्केट में जो इतना कैश अवेलेबल होना चाहिए वो कम हो गया है या ज़्यादा हो गया है। जब मार्केट में कैश की अवेलेबिलिटी कम होती है तो RBI क्या करता है, पैसे को पंप करता है। तो तब RBI खरीदेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, बाय करेगा। ठीक है, परचेज करेगा। तो जब RBI परचेज करता है तो बेसिकली मार्केट में ना लिक्विडिटी इंक्रीज कर रहा है, पंप कर रहा है, पंपिंग द लिक्विडिटी, पंपिंग द मनी इन द मार्केट, ये मतलब है। क्योंकि परचेज कर रहा है ना गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो पेमेंट दे रहा है मार्केट में, तो मार्केट में पैसा पंप कर रहा है। और जब बेच रहा होता है RBI तो पैसे ले रहा होता है, तो suck out liquidity in the market, from the market, मार्केट से लिक्विडिटी निकाल रहा होता है। तो टू एडजस्ट मनी सप्लाई इन्फ्लुएंस लिक्विडिटी कंडीशन, बी हमारा इसका आंसर हो जाता है। जैसे अभी रिसेंटली कई न्यूज़ रही है, पिछले 5-6 महीने शेयर मार्केट नीचे चल रहा है तो FII पैसा निकाल रहे हैं, मार्केट में लिक्विडिटी का थोड़ा प्रॉब्लम ना हो। तो 2-3 बार RBI ने पिछले 3-4 महीने में अनाउंस करा कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है, ताकि मार्केट में लिक्विडिटी डालने के लिए कराए ये वाला। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन की हम बाय करेंगे गवर्नमेंट बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़। ठीक है, तो इसका आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 6, एग्रीकल्चर सेक्टर इज कवर्ड ऑफ मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। ये इसमें हॉर्टिकल्चर है, बी आंसर है। हॉर्टिकल्चर का मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ये स्कीम सरकार की किस लिए आई, क्योंकि कई फल और सब्जियां खासकर जैसे और पेरिशेबल फूड प्रोडक्ट्स होते हैं। पेरिशेबल मतलब जो जल्दी, जैसे टमाटर है वो जल्दी ख़राब हो जाता है। ठीक है, अंगूर है, सेब है, ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं, ज़्यादा लाइफ नहीं होती। जैसे प्याज है तो वो ज़्यादा लंबे तक टाइम तक, आलू है तो उसकी लाइफ थोड़ा ज़्यादा होती है, हरी सब्जियां कई बार वो ख़राब हो जाती हैं। तो कई पेरिशेबल गुड्स हैं
फ्रूट्स या वेजिटेबल हैं जो ख़राब हो जाते हैं, कई बार बम्पर प्रोडक्शन की वजह से उनके प्राइसेस गिर जाते हैं, तो सरकार उन पेरिशेबल गुड्स को जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस में कवर नहीं है वो खरीदेंगी, खासकर हॉर्टिकल्चर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम में ये कवर हो रहे हैं, इसलिए इसका आंसर हमारा बी हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, प्राइमरी पर्पस ऑफ एपीआई इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। कोई भी मेडिसिन होती है, एक तो आपको पता होना चाहिए, कोई भी मेडिसिन उसमें दो चीजें होती हैं, एक एक्टिव और इनएक्टिव कंपाउंड होता है। एक्टिव कंपाउंड होता है एपीआई और ये होता है एक्सपीसिएंट, इनएक्टिव कंपाउंड। ठीक है, एपीआई का मतलब है एक्टिव फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो एपीआई क्या करता है, किसी भी दवाई में ये मेनली किसी भी बीमारी को ठीक कर रहा होता है एपीआई, और उस बीमारी को पहुंचाता है। मेडिसिन में एक्सपीसिएंट मिक्स होता है, ये बेसिकली कोई भी मिनरल्स वगैरह हो सकते हैं, ग्लूकोज वगैरह हो सकता है, अलग अलग कई चीज़ें हो सकती हैं जो एपीआई के साथ मिक्स करके गोली बनती है। जब हम वो गोली खाते हैं तो एपीआई ही बीमारी को ठीक कर रहा है। तो एपीआई में दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्टिव जो है चाइना सबसे ज़्यादा बेचता है। ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल लिख भी देते हैं, इसकी फुल फॉर्म एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, एपीआई बोलते हैं। चाइना एपीआई मार्केट को डोमिनेट कर रहा है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा। इंडिया भी हालांकि अब इन्वेस्ट कर रहा है एपीआई मार्केट में। और जैसे अगर हम बोलें क्रोसिन, सिरदर्द की जो दवाई है क्रोसिन वगैरह लोग लेते हैं, तो क्रोसिन में जो एपीआई है, एपीआई वो मिलाया जाता है पैरासीटामोल। ये आपने सुना होगा, पैरासीटामोल जो है वो एपीआई है। तो पैरासीटामोल कई दवाइयों में मिक्स होता है एपीआई। ठीक है, तो ये एक आपको पता होना चाहिए एपीआई क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, द फॉलोइंग बैंक्स आर करेंटली डेजिग्नेटेड एज डीसिप्स। डीसिप्स का मतलब है डोमेस्टिक। डोमेस्टिकली ये जो है इंपॉर्टेंट बैंक्स होते हैं, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, ऐसा लिखते हैं, डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। आरबीआई ने ये केवल 3 बैंक्स को कैटेगरी दी है। ए है इसमें एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक। ये आरबीआई ने इनको डीसिप की कैटेगरी में रखा है। आरबीआई इनको एक्स्ट्रा फैसिलिटी या एक्स्ट्रा केयर नज़र रखता है। मतलब ये इतने बड़े बैंक हैं, मतलब टू बिग टू फेल, टू बिग टू फेल। ये इतने बड़े बैंक हैं कि फेल नहीं होंगे, और अगर ये फेल हो गए तो इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। ये पूरे इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट लेकर आएगा। तो इसलिए आरबीआई इनके ऊपर अलग से नज़र रखता है, क्योंकि बहुत बड़े बैंक हैं, इनमें कुछ भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है तो आरबीआई नज़र रखता है। एक्स्ट्रा प्रोविजंस होते हैं इनके लिए। आरबीआई इन्हें हेल्प भी करेगा, इनको डूबने भी नहीं देगा, कोशिश ये करेगा कि इनकी हेल्प करें। प्रॉब्लम में है तो इन्हें प्रॉब्लम से निकाले, गड़बड़ हो रही है तो पनिशमेंट भी करें। तो इनके नॉर्म्स थोड़े से अलग हो जाते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक सिस्टमेटिक के लिए इंपॉर्टेंट बैंक्स होते हैं ये डीसिप्स। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर 8th का ए हो जाता है। ठीक है, 9th पीएम श्रम योगी मानधन योजना। ठीक है, पीएम श्रम योगी मानधन योजना जो है कौन सा ट्रू नहीं है ऐसा बोल रहे हैं। ये वॉलंटरी नेचर, ये करेक्ट है। सब्सक्राइबर, ये भी करेक्ट है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की है, तो एक ट्रू नहीं है। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ये ना अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए पेंशन स्कीम है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब ठेली चलाने वाले, सब्जी बेचने वाले, मजदूर हो गए, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, छोटे मोटे काम करने वाले वो उनके लिए पेंशन की स्कीम है। उन्हें रजिस्टर करना है इसमें, और उन्हें 3000 रुपये तक पेंशन मिलेगी, मंथली पेंशन 60 साल की उम्र के बाद, और छोटा सा एक प्रीमियम उन्हें हर महीने जमा करते रहना है। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट की है, तो हमारा आंसर ए हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, प्राइमरी लॉ इन्फोर्स बाय ईडी। ईडी आता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर। फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, उसके अंडर आता है।
प्रवर्तन निदेशालय ये मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को इन्वेस्टिगेट करता है, ठीक है। ईडी कोई भी अगर ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट करता है, मतलब टैक्स चोरी कर रहा है, टैक्स चोरी करता है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का रोल है, जाहिर सी बात ईडी ब्लैक मनी को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। या फॉरेन एक्सचेंज का मतलब किसी के पास इलीगल फॉरेन करेंसी है, वो इंडियन रुपी में कन्वर्ट कर रहा है, इलीगल फंड्स टैक्स चोरी कर रहा है, तो उसमें भी ईडी का रोल होता है। एयर भी दोनों में होता है, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के उसमें नहीं होता। तो सी प्राइमरी लॉ नहीं है, मतलब वो मेनली इन दोनों से रिलेटेड केसेस को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, और खासकर इनमें पीएमएलए से जुड़ा हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एज एफडीआई। एफडीआई हमने बात करी थी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, ये क्या होता है, जब हम किसी फॉरेन कंपनी को परमिशन देते हैं कि इंडिया में आके ट्रेड करे, बिजनेस करे, तो उसे हम एफडीआई बोलते हैं। जब भी कोई फॉरेन कंपनी इंडियन सॉइल में बिजनेस करने के लिए आती है तो उसे हम एफडीआई बोलते हैं। जैसे सोनी और होंडा जापान की कंपनी है। कोरिया से अगर हम बात करें, सैमसंग जो है कोरिया की कंपनी है जो इंडियन सॉइल में बिजनेस कर रही है। वीवो, ओप्पो, रेडमी, शाओमी चाइनीज कंपनी है, तो ये एफडीआई है, इंडियन सॉइल में बिजनेस कर रहे हैं। डोमिनोज, मैकडोनल्ड यूएस की फूड चेन है जो इंडियन सॉइल में बिजनेस कर रही है, तो एफडीआई है, ठीक है। तो जब भी कोई फॉरेन कंपनी इंडियन सॉइल में बिजनेस करती है तो एफडीआई होता है। तो इसमें अगर हम देखें तो डी ऑप्शन हमारा है, फॉरेन सेटिंग अप, क्योंकि यहाँ पर फॉरेन कंपनी इंडियन सॉइल में बिजनेस करने के लिए आ रही है तो एफडीआई। बाकी इसमें फॉरेन कंपनी शेयर बाय कर रही है तो ये कंपनी नहीं आ रही है, वो तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट को एफआईआई बोलते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो, तो वो एफडीआई नहीं होता। एफडीआई में तो इंडियन सॉइल में कंपनी सेटअप होती है पूरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, विच बॉडी विद इन आरबीआई रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग रेपो रेट। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी, ये स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई थी 2016 में। स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई थी 2016 में। स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934 में से स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया एमपीसी कमेटी 2016। एमपीसी कमेटी क्या करता है, हर 2 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आती है, एवरी 2 मंथ मॉनेटरी पॉलिसी में क्या, वो सीआरआर, बैंक रेट, रेपो रेट, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं, आरबीआई वो बताता है हर 2 महीने में। जैसे अप्रैल में आई, फिर उसके बाद जून में, फिर उसके बाद अगस्त में, अक्टूबर में, दिसंबर में, ऐसे ही चलता रहता है हर 2 महीने में, ठीक है। तो एवरी 2 मंथ आएगी मॉनेटरी पॉलिसी, उसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे घटेंगे, आरबीआई वो बताता है, और वो मार्केट में की कंडीशन के हिसाब से बताता है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी होती है, जीडीपी ग्रोथ चाहिए तो लूज मॉनेटरी पॉलिसी होती है, ठीक है। तो ये एमपीसी हमारा बी आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच बॉडी द वाटर इज काचातीवो आइलैंड। ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में भी आ चुका है काचातीवो आइलैंड। तो थोड़ा समझ लेते हैं काचातीवो आइलैंड। देखिए ये मैप थोड़ा बना लेता हूँ, ये पुराने आंसर्स आपने देख ही लिए होंगे। ये मान लिया श्रीलंका है, ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु। यहाँ पर ये हमारा आता है पाम्बन आइलैंड, यहाँ पर श्रीलंका का मन्नार आइलैंड, ठीक है। ये आपको पता होगा पाम्बन आइलैंड को रामेश्वरम आइलैंड भी बोलते हैं, रामेश्वरम। और यहाँ पर से धनुषकोडी है, फिर यहाँ पर राम सेतु, ये वाला है राम सेतु। तो काचातीवो आइलैंड है यहाँ पर, काचातीवो आइलैंड। पाक स्ट्रेट है यहाँ पर, पाक स्ट्रेट, नैरो वाटर लेन को बोलते हैं पाक स्ट्रेट। तो काचातीवो आइलैंड ये यहाँ पर है, ठीक है। और ये इंडिया श्रीलंका के उसमें पाक स्ट्रेट, तो सी हमारा आंसर है, नैरो वाटर लेन है। काचातीवो आइलैंड डिस्प्यूट में क्यों है, ये इस पे ना इंडिया की ओनरशिप थी, लेकिन 1974 में भारत सरकार ने इसे श्रीलंका को हैंडओवर करा, ओनरशिप इसकी, एग्रीमेंट हुआ इंडिया श्रीलंका के बीच में। और फिर 1976 में काचातीवो आइलैंड के आसपास के फिशिंग राइट भी दे दिए, फिशिंग राइट। मछलियाँ भी मतलब श्रीलंका वालों की हुई होंगी, क्योंकि वो काफ़ी रिच है फिशेस के मामलों में। तो तमिलनाडु के बहुत सारे लोग मछली पकड़ने के लिए वहाँ चले जाते हैं, तो श्रीलंकन आर्मी, श्रीलंकन नेवी जो है रेस्ट कर लेती है उन्हें, तो इसलिए कंट्रोवर्सी होती है। तमिलनाडु के लोग बोलते हैं कि वो जो एग्रीमेंट है 1974 का, जिस एग्रीमेंट के तहत काचातीवो आइलैंड श्रीलंका को दिया गया, उस एग्रीमेंट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा और हमारा आइलैंड हमें वापस दिया जाए। तो तमिलनाडु वाले ये डिमांड करते हैं, तो इसलिए कई बार कंट्रोवर्सी में रहता है। और श्रीलंकन नेवी कई बार तमिलियंस को अरेस्ट कर लेती है, तो इसलिए बार बार ये न्यूज़ में आता रहता है, ठीक है। तो ये हमारा सी आंसर है काचातीवो आइलैंड का।
क्वेश्चन नंबर 14, विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट एम्स, अच्छा जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं करा है स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है। कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक वगैरह भी दे सकते हैं, कोई डाउट होता है क्वेश्चंस वगैरह भी पूछ सकते हैं। क्लास में तो वैसे हम इनको पूरा डिटेल में डिस्कस कर रहे होते हैं, इसी चीज़ का टेस्ट हमारा रेगुलर बेसिस पे चलता रहता है क्लास में, तो वही हम डिस्कस कर रहे हैं। हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आने के चांसेस हैं। अगर आपने 6 महीने ये वाले करंट अफेयर्स कर लिए तो एग्जाम में आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस पकड़ में आ जाएंगे। हाँ, इंटरनेशनल एग्रीमेंट एम्स टू कंजर्व एंड वेटलैंड्स, तो ये रामसर कन्वेंशन है 1971 में हुआ था। रामसर एक जगह का नाम है ईरान में। वेटलैंड्स क्या होते हैं? वेटलैंड्स मतलब जहाँ पर पानी भरा हुआ रहता है, कीचड़ शहर का पानी इकट्ठा हो जाता है, वहाँ पर वाटर टेबल भी थोड़ा सा ऊपर होती है, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी होती है, अलग टाइप के पौधे होते हैं, जानवर होते हैं अलग अलग, ठीक है, और वाटर टेबल भी रिचार्ज होती है उससे, क्योंकि कई जगह का पानी वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। तो वेटलैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर हम बात करें रामसर कन्वेंशन की तो 89 वेटलैंड्स रामसर कन्वेंशन में इंक्लूडेड है प्रेजेंट में। आज की डेट में अगर हम बोलें तो 89 वेटलैंड्स हैं। सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है, 20 से ज़्यादा तमिलनाडु में वेटलैंड्स डिक्लेयर है रामसर कन्वेंशन में। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, विद रेफरेंस टू सब्जेक्ट बेटिंग एंड गैम्बलिंग कंसिडर फॉलोइंग इट इज द पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट इन 7, तो 1 वाला इसमें करेक्ट है, स्टेट लिस्ट का पार्ट है। लॉटरीज आर नॉट कंसिडर अंडर बेटिंग, तो गलत है, लॉटरी भी बेटिंग गैम्बलिंग का पार्ट होती है। तो अब ये जो पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट है इसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर टैक्स लगा सकती है बेटिंग और गैम्बलिंग के ऊपर, ठीक है, तो इसका ना ए हमारा ओनली है। अच्छा, बेटिंग और गैम्बलिंग में क्या फ़र्क है? बेटिंग होती है नॉर्मली स्पोर्ट्स में, बेटिंग में प्लेयर की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। गैम्बलिंग ब्लाइंड होती है, जैसे जुआ खेलना, जुआ मतलब वो गैम्बलिंग में क्या है, कसिनो में जैसे हम बोलते हैं ये नंबर, तो उसमें प्लेयर की परफॉर्मेंस, प्लेयर इन्वॉल्व नहीं होते। तो बेटिंग में तो प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो गैम्बलिंग में होता है। ये स्टेट उसमें आता है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक वर्डिक्ट दिया था, तो उसमें ये बोला था कि भाई इसमें स्टेट लिस्ट में लिखा हुआ है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर नहीं है इसके ऊपर टैक्स लगाने की, तो तब ये न्यूज़ में रहा था हमारा, तो ए हमारा आंसर बन जाता है। हाँ, प्राइमरी आइडियोलॉजी बिहाइंड एक्सलाइट माओइस्ट मूवमेंट इन रेड कॉरिडोर, तो प्राइमरी आइडियोलॉजी जो है इसमें बी हमारा आंसर आ जाता है, बी आंसर आ जाता है। एक तो देखो हमें समझना है कि एक तरफ तो एक होता है कैपिटलिज्म, दूसरा होता है सोशलिज्म। कैपिटलिज्म का मतलब यहाँ पर ना, जैसे यूएस है, यूएस एक एग्जाम्पल है, यूरोपियन कंट्री है, यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज डोमिनेट कर रही होती हैं, प्राइवेट कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज डोमिनेट नहीं करती, प्राइवेट कंपनीज रहती हैं। प्राइवेट कंपनीज को फ्रीडम, यहाँ पर फ्रीडम पे ज़्यादा जोर दिया जाता है कैपिटलिज्म में। सोशलिज्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ना गवर्नमेंट कंपनीज डोमिनेट कर रही होती है, यहाँ पर वेलफेयर पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, वेलफेयर पे, इक्वालिटी पे जोर दिया जाता है, इक्वालिटी उस पर जोर दिया जाता है। सोशलिज्म में भी हमारे पास दो अलग अलग कैटेगरी है, तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, मतलब जहाँ पर इलेक्शंस वगैरह होते हैं, जैसे इंडिया डेमोक्रेटिक सोशल। एक कम्युनिस्ट सोशलिज्म होता है जहाँ पर कोई इलेक्शन नहीं होते, कम्युनिस्ट सोशलिज्म में। और ये कम्युनिस्ट थ्योरी किसने दी है? ये कार्ल मार्क्स से स्टार्ट हुई है, कार्ल मार्क्स। फिर कार्ल मार्क्स को फॉलो करते हुए अलग अलग थिंकर्स आए हैं, जैसे माओ जेडोंग, चाइना कम्युनिस्ट कंट्री बनी थी 1949 में, चाइनीज रिवोल्यूशन हुआ था 1949 में, चाइना कम्युनिस्ट कंट्री बनी। और माओ जेडोंग, ये जो माओ है, माओ जेडोंग चाइना के लीडर थे, तो इन्होंने फिर इंडिया में भी कम्युनिज्म फैलाया, इंडिया में भी फंडिंग वगैरह करी, तो इंडिया में भी कम्युनिज्म फैला, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि उसी कम्युनिज्म से ना, ये जो कम्युनिज्म है इसी से माओ जेडोंग, और इसी से इंडिया में नक्सलिज्म आया। नक्सलिज्म वर्ड बेसिकली वेस्ट बंगाल में नक्सल बारी एक विलेज है, नक्सल बारी विलेज, वहाँ लोगों ने आवाज़ उठाई थी, जो साहूकार लोग, जो वो होते हैं जमींदार लोग, उनके खिलाफ। तो आंदोलन, हथियार वगैरह उठा लिए थे लोगों ने, तो वहाँ से ये निकल कर बाहर आया है। रेड कॉरिडोर मतलब इंडिया में जहाँ जहाँ पर नक्सलिज्म फैला हुआ है, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार की कुछ बेल्ट, उड़ीसा और कुछ उधर का भी, ये महाराष्ट्र का भी, तो रेड कॉरिडोर में आता है। लाल सलाम भी इन्हें बोलते हैं, लाल सलाम, ठीक है। हाँ, तो इसका हमारा आंसर बी हो जाता है, सोशल रिवोल्यूशन इंस्पायर्ड बाय माओइज्म। 17, हाउ मेनी कंपनीज आर पार्ट ऑफ सेंसेक्स?
तो सेंसेक्स में ना 30 कंपनीज होती हैं इंडिया की टॉप की, तो बी हमारा आंसर है। जैसे एक निफ्टी है, सेंसेक्स क्या होता है, सेंसिटिव इंडेक्स होता है, शेयर मार्केट में ये यूज़ होता है सेंसेक्स, और सेंसिटिव इंडेक्स होता है इंडिया की टॉप की 30 कंपनीज जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं। टॉप की 30 कंपनीज, उनकी एक वैल्यू होती है, टोटल वैल्यू, तो वो जैसे हम बोलते हैं कि सेंसेक्स 80,000 क्रॉस कर गया, तो वो जो टॉप की 30 कंपनीज उनका वैल्यू के हिसाब से बता रहा है कि 80,000 ऊपर गया, सेंसेक्स नीचे गिर गया, तो ओवरऑल जो है ना लोग पैसा निकाल रहे हैं मार्केट से। जब सेंसेक्स ऊपर जाता है ओवरऑल लोगों ने पैसा डाला है मार्केट में। तो आज के वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।